8th चैप्टर का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया था, जिसका नाम है क्षेत्रीय आकांक्षाएं। अब हम इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो इसका फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट किया था वो था जम्मू कश्मीर के मामले से रिलेटेड। अब इसके आगे जो सेकंड पार्ट है वो हम पूर्वोत्तर राज्य, पंजाब और दूसरे जगहों के बारे में पढ़ने वाले, जैसे गोवा और सिक्किम हो गया। ये सारी चीज़ें अब यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है पंजाब। जो पंजाब है एट प्रेजेंट के टाइम में हम उसे जैसा देखते हैं वो उस टाइम में वैसा नहीं था। मतलब आज़ादी से पहले के टाइम में ऐसा नहीं था। आज़ादी के बाद में क्या हुआ, आधा पंजाब तो चला गया पाकिस्तान में और आधा पंजाब रह गया भारत में। तो इसके दो टुकड़े हो गए। और जो भारत में पंजाब है उसके भी बाद में 2-3 टुकड़े हो गए। जो इस टाइम में हरियाणा और हिमाचल प्रदेश है वो भी पंजाब से मिलकर ही बने हैं। अब हम सभी ये तो जानते हैं जो हरियाणा है वो पंजाब से बना है, क्योंकि हमें पता है। लेकिन जो हिमाचल प्रदेश है वो कई नहीं जानते हैं कि वो पंजाब से बना है। तो जो हिमाचल प्रदेश है वो भी पंजाब से ही बना हुआ है। और हमने पहले ये भी पढ़ा था कि राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया, फिर भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। ये सब हमने पढ़ा था पहले, वो कोई सेकंड चैप्टर में पढ़ा था, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। लेकिन जो पंजाब है उसे 1966 तक इंतज़ार करना पड़ा, क्योंकि हरियाणा पंजाब दोनों को अलग कब किया गया, 1966 में किया गया। और 1920 के दशक में अकाली दल का गठन किया गया। अभी अकाली दल है, ये एक इम्पोर्टेंट है, इसमें अकाली दल ही चलता रहेगा पंजाब में। अब यहाँ पे आता है राजनीतिक संदर्भ। राजनीतिक संदर्भ में क्या है, जो अकाली दल है उसने 1967 और 1977 में सरकार बनाई थी। लेकिन दोनों ही मौक़ों पर सरकार कैसी बनी, गठबंधन की सरकार बनी थी। तो अब अकाली दल को ये पता चल गया था कि उसकी सरकार की स्थिति क्या है, डामाडोल है, उसकी राजनीति डामाडोल है। इसमें 3 बातें थी। पहली बात तो ये थी कि केंद्र सरकार उसका कार्यकाल कंप्लीट होने से पहले उसे बर्खास्त कर देती थी। दूसरी बात ये थी कि जो पंजाब में हिंदू लोग रह रहे हैं वो अकाली दल को समर्थन नहीं दे रहे हैं, क्योंकि जो अकाली दल है वो तो सिख संप्रदाय से रिलेटेड हो गया। लेकिन जो हिंदू हो गए या दूसरे धर्म के लोग हैं, सिख को छोड़ के, वो फिर अकाली दल को समर्थन क्यों देंगे, इस कारण से वो उसे समर्थन नहीं देते थे। और तीसरी बात ये थी कि सिख समुदाय था वो भी बहुत सारी जातियां और वर्ण पर बंटा हुआ था। इस कारण से जो दलित वर्ग थे वो भी कांग्रेस को वोट देते थे अपना, और कांग्रेस को समर्थन देते थे। अब यहाँ पे मैंने बोला कि जो सिख समुदाय वो भी बहुत सारी जातियां और वर्ग में बंटा हुआ था। ये मैं आपको कैसे समझाती हूँ कि जो हिंदू धर्म है, हम जानते हैं कि हिंदू धर्म है वो भी आगे बहुत सारी जातियों में, बहुत सारे वर्ण में बंटा हुआ है। जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हो गया, या फिर बहुत सारी जातियां होगी, इसमें बहुत सारी जातियां पाई जाती है। इसी तरह से जो सिख धर्म है वो भी बंटा हुआ है। और जो दलित वर्ग है उसके, वो कांग्रेस को वोट देते थे। इस कारण से इसको वोट नहीं मिल पाता था, इसकी सरकार नहीं बन पाती थी। अगर बनती भी थी तो गठबंधन की सरकार बनती थी। तो इन्होंने क्या किया, 1970 के दशक में इससे छुटकारा पाने के लिए स्वायत्तता की मांग स्टार्ट कर दी। और 1973 में आनंदपुर साहिब प्रस्ताव भी पारित कर दिया। अभी आनंदपुर साहिब प्रस्ताव क्या चीज़ है, इसमें क्या किया गया कि जो क्षेत्रीय स्वायत्तता है उसकी मांग इसमें की गई आनंदपुर साहिब प्रस्ताव में। और उन्होंने जो सिख कौम है उसकी आकांक्षाओं पर, यानी उसकी इच्छाओं पर ज़्यादा जोर दिया। और उसके बाद में क्या हुआ कि इन्होंने जो आनंदपुर साहिब प्रस्ताव रखा, इससे कोई ज़्यादा जन समर्थन नहीं मिल पाया। और इसकी 1980 के अंदर भी सरकार द्वारा इसे बर्खास्त कर दिया। हमने पहले भी पढ़ा था कि केंद्र सरकार इसे कार्यकाल से पहले ही बर्खास्त कर देती थी। इसी टाइप से अब हुआ कि 1980 में इसकी सरकार को बर्खास्त कर दिया गया। फिर उन्होंने क्या किया, पानी के बंटवारे पर आंदोलन चलाना स्टार्ट कर दिया। और धीरे धीरे करके पहले तो ये नरम पंथियों के हाथ में था और बाद में ये चरम पंथियों या गर्म पंथियों के हाथ में ये आंदोलन चला गया। फिर उसके बाद में आता है हिंसक घटना या हिंसा का चरण। अब इसमें क्या होता है, जो पहले ये नरम पंथियों के हाथ में था, बाद में चरम पंथियों के हाथ में चला गया था। तो बाद में आंदोलन में सशस्त्र विद्रोह का रूप ले लिया था। और अमृतसर के अंदर जो गोल्डन टेम्पल है उसे उसका मुख्यालय बनाया गया। उसमें सारे उन्होंने हथियार रखना स्टार्ट कर दिया, सारे हथियारों का कलेक्शन करना स्टार्ट कर दिया। तो सरकार ने इन सभी चीज़ों को रोकने के लिए, सारे विरोधियों को मारने के लिए एक
मतलब एक चीज़ बनाई, ऑपरेशन ब्लू स्टार। ऑपरेशन ब्लू स्टार का क्या मकसद था कि जो गोल्डन टेम्पल में सारे हथियारबंदी हो रही है उसे रोकना, और जो ये आंदोलन के कर रहे हैं उग्रवादी लोग हैं उन्हें मारना। तो सरकार ने इसके लिए बहुत सारे उग्रवादी थे उन्हें बलपूर्वक मार भी दिया, और जो उसमें जो हथियारबंदी हो रही थी उसे रोक भी दिया। अब हम जानते हैं कि एक घर है, उसमें अगर कोई लड़ाई होएगी तो वहाँ की चीज़ों को तो नुकसान पहुँचेगा ही, वहाँ पे थोड़ी टूट फूट भी हो जाएगी। इसी तरह से क्या हुआ, गोल्डन टेम्पल में हुआ। गोल्डन टेम्पल में भी थोड़ी बहुत टूट फूट हो गई। तो वहाँ के जो सिख लोग थे, जो सिख संप्रदाय के लोग थे, अब सिख संप्रदाय का जो मुख्य मंदिर है वो तो है गोल्डन टेम्पल। तो उन्होंने क्या माना इस चीज़ को, उन्होंने माना कि ये हमारे समुदाय, हमारे सिख धर्म के ऊपर हमला हुआ, क्योंकि गोल्डन टेम्पल पर टूट फूट हो गई थी। तो वहाँ के लोग नाराज़ हो गए, और 13 अक्टूबर 1984 के अंदर जो इंदिरा गांधी है उस टाइम में प्रधानमंत्री, उनके अंगरक्षकों द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। अब ये चीज़ भी पंजाब से रिलेटेड है। अब ये चीज़ पंजाब से कैसे रिलेटेड है, उनके जो अंगरक्षक थे वो थे सिख धर्म के, और जो ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ था उसके खिलाफ थे, क्योंकि उनके जो गोल्डन टेम्पल थे उससे थोड़ा नुकसान उठाना पड़ा था। तो इन्होंने इन अंगरक्षकों ने क्या समझा कि उन पर खुद पर हमला हुआ है। इस कारण से क्या किया कि उन्होंने इंदिरा गांधी की हत्या कर दी। अब दूसरी जगहों के लोग थे सारे सिखों की तरफ भड़क गए, और दिल्ली में भी बहुत सारे सिख मारे गए, दूसरी जगह वहाँ पे भी हजारों की संख्या में सिख मारे गए, इतना ज़्यादा रक्तपात हुआ। और बहुत सारे सिख परिवार तो ऐसे थे जहाँ पे कोई भी पुरुष बचा ही नहीं था, मतलब उन्हें बहुत ज़्यादा हानियों का सामना करना पड़ा था। और जो भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हैं, उन्होंने भी 2005 में इस रक्तपात पर अफसोस जाहिर किया। फिर आता है शांति की ओर। अब ये इतना ज़्यादा हिंसक घटना हुई, अब हर मतलब आगे तक बढ़ती ना रही, इस कारण से एक समझौता भी किया गया। अब उस टाइम में भारत के प्रधानमंत्री बने राजीव गांधी, क्योंकि इंदिरा गांधी के बाद में कौन बने थे, राजीव गांधी। तो राजीव गांधी और जो अकाली दल है उसके नेता उस टाइम के जो थे हरचंद सिंह लोंगोवाल, इन दोनों के बीच में एक समझौता हुआ 1985 के जुलाई में। समझौते में क्या हुआ कि जो चंडीगढ़ है वो पंजाब को दिया जाएगा, और हरियाणा और पंजाब के बीच में जो सीमा का विवाद है, सीमा को लेकर जो भी झगड़े चल रहे हैं उसे सुलझाया जाएगा। और जो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बीच में पानी का बंटवारा भी किया जाएगा। और जितने भी सिख परिवार इस सारे मतलब हिंसक घटना से प्रभावित हुए हैं उन सभी को मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन ये करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, मतलब बहुत सारे सिख परिवार प्रभावित हुए थे इससे। उन्होंने बहुत सारी मतलब जो बेकसूर लोग थे उन्हें भी जो इसका हर्जाना भुगतना पड़ा था। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिली। फिर उससे आगे आता है पूर्वोत्तर राज्य। पूर्वोत्तर राज्य हम जानते हैं कि पूर्वोत्तर राज्य को 7 सिस्टर के नाम से भी जाना जाता है। इसमें 7 राज्य आते हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मिज़ोरम, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय आते हैं। ये 7 सिस्टर्स के नाम से भी जाने जाते हैं, यानी इन्हें 7 बहनें भी कहा जाता है। आज के टाइम में ये सभी राज्य हैं, लेकिन उससे पहले या तो ये केंद्र शासित प्रदेश थे या फिर इनमें मतलब कुछ असम के अंदर मिले हुए थे। फिर कैसे इसमें आंदोलन चले, कैसी मांग चली, ये सभी हम इसमें पढ़ने वाले हैं। जो नागालैंड है वो 1963 के अंदर राज्य बना था, लेकिन जो मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय वो 1972 में राज्य बने थे, और मिज़ोरम और अरुणाचल प्रदेश है वो 1987 के अंदर उन्हें राज्य का दर्जा दिया गया। यानी पहले जैसा अब है पहले वैसा तो नहीं था। पहले ही क्या तो केंद्र शासित प्रदेश थे या फिर उन्हें राज्य का दर्जा ही नहीं दिया गया था, या ये किसी राज्य के अंदर मिले हुए थे। इन पूर्वोत्तर राज्यों में हमें 3 चीज़ें देखने को मिलती है। पहला है स्वायत्तता की मांग, दूसरा है अलगाववादी आंदोलन और तीसरा है बाहरी लोगों के खिलाफ विद्रोह। अब हम इन तीनों को बारी बारी से पढ़ने वाले हैं। ये तीनों ही घटनाएं पूर्वोत्तर के राज्य में हुई है। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पे स्वायत्तता की मांग। स्वायत्तता की मांग का क्या अर्थ है, थोड़ी छूट मांगी, कोई भी छूट हो सकती है, कोई कुछ अधिकारों की छूट हो सकती है या फिर अलग राज्य बनाने की छूट हो सकती है। तो ये हम इसमें पढ़ने वाले हैं।
तो जो इस टाइम में असम है इस टाइम में तो थोड़ा छोटा है, लेकिन उस टाइम में थोड़ा बड़ा था असम। कहने का मतलब ये है कि जो मणिपुर और त्रिपुरा को छोड़ दें तो बाकी इलाका असम कहलाता था। यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ। अगर इस मैप के अंदर जो मणिपुर है यानी इसको और हम त्रिपुरा को यानी इसको, इन दोनों को छोड़ दें तो ये जो बाकी का पोर्शन है यानी जो ये वाला पोर्शन है ये सारा असम कहलाता है। यानी उस टाइम में असम कितना बड़ा था, ये देखिए आप, असम कितना बड़ा था उस टाइम में। और फिर यहाँ पे ये लिखा हुआ है वहाँ पे असम की सरकार बनेगी। इस कारण से असम की सरकार बनी वहाँ पे, तो क्या हुआ, वहाँ पे असमी भाषा लोगों पर ला दी गई। असमी भाषा लोगों पर ला दी गई। इस कारण से जो मतलब असमी लोग नहीं थे वो भी इसके अंदर शामिल थे। तो वहाँ के लोगों ने इस चीज़ का विरोध किया कि हम तो असमी लोग हैं ही नहीं, तो हमारे ऊपर असमी भाषा क्यों थोपी जा रही है। और उन्होंने विद्रोह में एक यूनियन बनाई जिसे ईस्टर्न इंडिया ट्राइबल यूनियन के नाम से जाना जाता है। 1960 में ये ऑल पार्टी हिल्स कॉन्फ्रेंस के अंदर बदल गई और फिर जो केंद्र है उसने इसकी मांग को मान लिया और बाद में जो असम है उससे 3-4 राज्य बनाए गए। पहला है मेघालय, दूसरा मिज़ोरम और तीसरा अरुणाचल प्रदेश। ये राज्य बाद में बने। और जो त्रिपुरा और मणिपुर तो पहले के ही थे लेकिन वो केंद्र शासित प्रदेश थे, बाद में इन्हें राज्य का दर्जा भी दे दिया गया। अब यहाँ पे बात ख़त्म नहीं होती है, अब स्वायत्ता की मांग है वो बढ़ती ही जाती है। अब 1972 तक की पुनर्गठन पूरा हो गया था लेकिन स्वायत्ता की मांग खत्म नहीं हुई। हुआ क्या कि जो असम है उसमें भी बहुत सारी जनजातियां रहती है, जैसे कि हो गया बोडो, करबी और दिमसा। अब ये सारी जनजातियां भी अलग राज्य की मांग करने लगी। मतलब जैसे पहले कोई क्षेत्र है वो इतना बड़ा है, अब उसमें कहेंगे कि इसमें जाति आधार पर या भाषाई आधार पर टुकड़े कर दिए जाए। मान लो इसके 3 टुकड़े हो गए और फिर ये वाला टुकड़ा है, इसमें भी बहुत सारी जनजातियां रहती है, उन्होंने भी कहा इसके भी टुकड़े कर दो, तो इसके भी मान लो 2 टुकड़े हो गए और फिर इसके भी 3 टुकड़े हो गए, इसके भी हो गए। इस तरह से छोटे छोटे भागों में बंटता ही जाएगा, ऐसे तो भाग खत्म ही नहीं होंगे। मतलब हर किसी जगह को एक राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा तो कितने सारे राज्य हो जाएंगे और उन्हें संभालना कितना मुश्किल हो जाएगा। बाद में वो अलग राष्ट्र की मांग करने पर लगेंगे। तो ऐसे हर किसी मांग को मान लेना भी तो मतलब इतना पॉसिबल नहीं है। इस कारण से क्या किया गया, जो बोडो, करबी और दिमसा है इसे अलग राज्य तो नहीं बनाया गया, लेकिन बाद में इसे जो करबी और दिमसा है उसे जिला परिषद के अंतर्गत स्वायत्ता दे दी गई और बाद में बोडो जनजाति उसे भी स्वायत्ता मतलब परिषद में दर्ज किया गया। फिर अब हमने इसमें कहा था कि 3 चीज़ें पढ़ने वाले हैं, पहला स्वायत्ता की मांग, दूसरा अलगाववादी आंदोलन और तीसरा बाहरी लोगों के खिलाफ विद्रोह। तो हमने स्वायत्ता की मांग तो यहाँ पे पढ़ लिया है, अब हम पढ़ेंगे अलगाववादी आंदोलन। यानी अलग राष्ट्र बनाने के लिए जो आंदोलन चले वो हो गए अलगाववादी आंदोलन। जो मिज़ो पर्वतीय क्षेत्र है यानी मिज़ोरम का जो क्षेत्र है वो वहाँ के लोग कहते हैं कि वो भारत से अलग है क्योंकि वो ब्रिटिश इंडिया के कभी अंग ही नहीं रहे, ब्रिटिश इंडिया का वहाँ पे कभी शासन ही नहीं रहा। इस कारण से वो भारत में नहीं मिलेंगे, वो एक अलग राष्ट्र बनाएंगे अपना, क्योंकि वो ब्रिटिश इंडिया के तो अंग रहे ही नहीं। और वहाँ पे ये पहले असम का ही क्षेत्र था, मैंने आपको पहले ही बताया थोड़ी देर पहले। तो असम वहाँ पे अकाल पड़ा तो असम की सरकार वहाँ पे कोई प्रबंधन नहीं कर पाई, तो वो वहाँ के लोग और ज़्यादा भड़क गए कि यहाँ की सरकार हमारे लिए कोई काम ही नहीं कर रही है। और जो लाल डेंगाए उनके नेतृत्व में मिज़ो नेशनल फ्रंटियर चलाया गया। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिली। यहाँ पे आज़ादी की मांग के लिए भी अभियान चलाए गए, सशस्त्र विद्रोह भी हुआ, गुरिल्ला युद्ध भी हुआ। और जो उस टाइम में अब हमने पढ़ा था कि पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान था, तो पाकिस्तान के द्वारा मिज़ो के लोगों को जो सहायता भी दी गई और जो पूर्वी पाकिस्तान है वहाँ पे उनका विद्रोह के लिए ठिकाने भी बनाए गए। उस टाइम में तो पूर्वी पाकिस्तान तो था ही, तो वहाँ पे विद्रोह के लिए ठिकाने भी बनाए गए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिली। और एक टाइम ऐसा भी आया जहाँ पे वायुसेना तक का उपयोग करना पड़ा। तो आप सोच के देख लिए उस टाइम में भी वायुसेना का उपयोग करना पड़ा, यानी कितना बड़ा सशस्त्र विद्रोह हुआ होगा उस टाइम में।
तो इन दोनों ही लोगों ने मतलब भारत के प्रधानमंत्री ने और मिज़ो के जो नेतृत्व कर रहे थे इस आंदोलन का, इन दोनों ने इस बात को महसूस किया कि दोनों ही लोगों को दोनों ही जगहों को नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्योंकि दो जने लड़ेंगे तो दोनों को ही नुकसान तो उठाना ही पड़ेगा। तो इसी तरह से इनके साथ हुआ तो नुकसान उठाना पड़ा। तो जो भारत के प्रधानमंत्री है और जो मिज़ो के जो उन्होंने नेतृत्व किया था लालडेंगा, उन दोनों के बीच में समझौता हुआ। समझौता क्या हुआ कि जो मिज़ो है उसे मिज़ोरम का राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा और उसे कुछ विशेष अधिकार दिए जाएंगे। तो ये उसके बाद में अलगाववादी आंदोलन ख़त्म हो जाएगा। तो मिज़ोरम एक राज्य का दर्जा दिया गया और एक जो विशेष अधिकार भी उसे दिए गए, और जो लालडेंगा थे वो वहाँ के पहले प्रधानमंत्री वहाँ पे बने। और अब जो मिज़ोरम है वो सबसे शांतिपूर्ण राज्य है वहाँ का, पूर्वोत्तर राज्यों का, और वो कला, साहित्य और विकास की दृष्टि से भी अच्छी प्रगति कर रहा है। अभी हमने पढ़ा मिज़ोरम के बारे में, ऐसी ही कई चीज़ें नागालैंड के साथ हुई। नागालैंड के साथ भी अलगाववादी आंदोलन हुए, लेकिन इन दोनों में एक अंतर पाया गया। मिज़ोरम में क्या हुआ, आखिर में समझौता कर लिया गया, लेकिन नागालैंड है उसका जो नेतृत्व जिसने भी किया, नागा के लोगों का नेतृत्व फिजो ने किया। उन्होंने किसी भी समझौता आया उसको ठुकरा दिया। इस कारण से ये समस्या अभी तक बनी हुई है। फिजो है वो जो बाजिद के प्रस्ताव है उन सभी को उन्होंने ठुकरा दिया, और कुछ लोगों ने, एक तबका है वहाँ पे, उन्होंने भारत के साथ समझौते पर हस्ताक्षर तो कर दिए, लेकिन जो दूसरे लोग हैं उन्होंने विद्रोह जारी रखा। ये समस्या अभी तक बनी हुई है। फिर तीसरा पॉइंट आता है बाहरी लोगों के खिलाफ आंदोलन। हमने 3 पॉइंट पढ़ने थे, तो ये थर्ड पॉइंट है बाहरी लोगों के खिलाफ आंदोलन। इसमें अगर आपने फर्स्ट चैप्टर या सेकंड चैप्टर में पढ़ा होगा, यानी 5th चैप्टर में था बांग्लादेश युद्ध। बांग्लादेश युद्ध में क्या हुआ था कि जो पूर्वी और पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान था, इस कारण से क्या हुआ कि जो पूर्वी पाकिस्तान है वो बाद में एक युद्ध के बाद में बांग्लादेश में बदल गया था, और वहाँ के बहुत सारे लोगों ने भारत से हेल्प मांगी थी शरण के लिए, तो भारत ने उन्हें शरण दी थी, और बहुत सारे वहाँ के लोग आकर भारत में बस गए थे। तो यहाँ पे यही चीज़ आपने पढ़नी है। जो 5th चैप्टर था वो थोड़ा रिवाइज भी हो जाएगा, और साथ में जो प्रॉब्लम सामने फेस करी लोगों ने, वहाँ के जो स्थानीय लोग थे, वो भी चीज़ आप यहाँ पे पढ़ेंगे। तो पूर्वी पाकिस्तान से या उसके बाद में जो बांग्लादेश बना, वहाँ से बहुत सारे लोग शरण के लिए भारत में तो आ गए और वो यहाँ के क्षेत्र में रहने लग गए, लेकिन जो यहाँ की जनता थी उनके लिए रोजगार के अवसर कम हो गए। मतलब कम लोगों में रोजगार ज़्यादा बंट जाते हैं, लेकिन अब जब ज़्यादा लोग होते हैं तो रोजगार के अवसर उतने ही कम हो जाते हैं। मतलब काम तो उतने ही रहेंगे, एक तो इतने में लोगों को काम में बांटना और इतने सारे लोगों को काम में बांटना, तो इधर वाले साइड में ज़्यादा फायदा होगा, यहाँ पे लोगों को ज़्यादा रोजगार के अवसर मिलेंगे यहाँ की बजाय। तो यही चीज़ यहाँ पे देखने को मिली कि जब पूर्वोत्तर के राज्यों में बहुत सारे लोग आकर बसे, तो वहाँ के जो स्थानीय लोग थे उनके रोजगार के अवसर कम हो गए, और जो स्थानीय लोग थे उनकी संख्या भी कम हो गई, क्योंकि बाहर से बहुत ज़्यादा लोग आ गए। इस कारण से वो खुद के स्थान पर अल्पसंख्यक हो गए। तो ये सारी समस्या उन्हें वहाँ पे देखने को मिली। और वहाँ पे जो असम में तेल, चाय और कोयले के जो प्राकृतिक संसाधन मौजूद थे, लेकिन फिर भी असम की जो जनता थी वो गरीब थी। तो इस असम की जनता को ये बात घर घर गई कि जो बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन हैं वो बाहर भेजे जा रहे हैं, क्योंकि उसका स्थानीय लोगों को उसका लाभ नहीं मिल रहा है। इस कारण से 1979 में एक स्टूडेंट्स की यूनियन बनी, जिसे आसू के नाम से जाना जाता है। इसका पूरा नाम है ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन। तो आसू के जो छात्र थे उन्होंने आंदोलन चलाया इसके खिलाफ, लेकिन ये कोई राजनीतिक दल नहीं था, इसे कोई राजनीतिक समर्थन नहीं मिला था। अब आंसू के लोगों ने आंदोलन किस लिए चलाया ये भी हम देखेंगे। आंदोलन इसलिए चलाया कि जो बाहर से आप्रवासी आए, अवैध आप्रवासी आए हैं, उन्हें वापस भेजा जाए, और जो उनका मतदाता सूची में
अप्रवासियों का नाम दर्ज किया जा रहा है, उसके खिलाफ भी उन्होंने आंदोलन चलाया। मतलब वो बाहर से लोग आए हैं, भारत के निवासी भी नहीं है, बाहरी लोग हैं, फिर भी उनका मतदाता सूची में नाम क्यों दर्ज किया जा रहा है, उन्हें भारत में अधिकार क्यों दिया जा रहा है, इसके खिलाफ उन्होंने भी आंदोलन बहुत सारे चलाए। धीरे धीरे वहाँ के नागरिक हैं, उनको भी इस चीज़ का एहसास होने लगा कि हमें इस चीज़ से कितना नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस कारण से वहाँ के जो लोग थे उन्होंने भी जो आंसू के आंदोलन है उसे समर्थन देना स्टार्ट कर दिया। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जो राजीव गांधी है और आंसू का जो नेतृत्व करे थे, उनके बीच में बातचीत स्टार्ट हो गई और उन्होंने एक समझौता किया। समझौता क्या किया कि जो बांग्लादेश युद्ध के टाइम में या उसके बाद के टाइम में जो भी बाहर से लोग आए हैं भारत में, उन्हें वापस वहाँ पे भेजा जाएगा। ये बात यहाँ पे की गई, लेकिन ये बहुत ही मुश्किल काम है। मतलब जो इतने सारे लोग आए उन्हें वापस भेजना बहुत ही हार्ड है। और जो आंसू है वो असम गण संग्राम परिषद के साथ मिलकर एक राजनीतिक पार्टी में बदल गया, जिसे असम गण परिषद के नाम से जाना गया। तो ये सारे वादे हुए, लेकिन ये सब करना आसान नहीं था, ये समस्या का समाधान हो नहीं पाया। और लेकिन जो सबसे ज़्यादा परेशान है वो सबसे ज़्यादा परेशान है त्रिपुरा, क्योंकि त्रिपुरा के जो मूल निवासी है वो उनकी संख्या तो कम हो गई है, लेकिन जो बाहर से लोग आए हैं उनकी संख्या ज़्यादा हो गई है। इस कारण से जो त्रिपुरा के मूल निवासी हैं वो खुद के ही क्षेत्र के अंदर अल्पसंख्यक हो चुके हैं, वो खुद के ही क्षेत्र में अल्पसंख्यक हो गई, इसलिए उनकी समस्या बहुत ज़्यादा गंभीर है। ये हमने तीन बातें पूर्वोत्तर के राज्य के बारे में पढ़ ली। पहली बात पढ़ी स्वायत्तता की मांग, दूसरी बात पढ़ी अलगाववादी आंदोलन और तीसरा पढ़ा बाहरी लोगों के खिलाफ आंदोलन। ये तीनों बातें हमने एक साथ पढ़ ली है। उसके बाद में आता है समाहार और राष्ट्रीय अखंडता। अब ये भी हम पढ़ने वाले हैं। जो अभी तक हमने पढ़ा यानी स्वायत्तता की मांग, क्षेत्रीय स्वायत्तता की मांग, ये सभी चीज़ें राजनीति, लोकतांत्रिक राजनीति का एक अभिन्न अंग है, लोकतांत्रिक राजनीति का एक पार्ट है ये सभी चीज़ें। तो हमें इसे नकारात्मक यानी एक परेशानी के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि इसे सॉल्व करना चाहिए। इससे हमें बहुत सारे सबक सीखने को मिलते हैं। पहला सबक तो हमें ये मिलता है कि जो क्षेत्रीय स्वायत्तता की मांग है या फिर जो भी मांग है स्वायत्तता की, वो एक बड़े राष्ट्र में होना तो ज़रूरी है। मतलब एक राजनीतिक लोकतांत्रिक राजनीति का एक अभिन्न अंग है, यानी एक अहम पार्ट है। और जैसे कि अगर हम ग्रेट ब्रिटेन देखें, वो एक छोटा सा देश है, लेकिन वहाँ पे भी स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड के क्षेत्र में स्वायत्तता की मांग, क्षेत्रीय आकांक्षा की मांग उभरी है। मतलब वो एक छोटा सा देश है, फिर भी वहाँ पे क्षेत्रीय आकांक्षा की मांग उठी है। लेकिन भारत तो एक इतना बड़ा देश है, वहाँ पे तो क्षेत्रीय स्वायत्तता की मांग उठना ही स्वाभाविक है। दूसरी बात हमें ये सीखने को मिलती है कि जो क्षेत्रीय आकांक्षा होती है उसे कभी भी दबाना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम दबाएंगे तो बाद में वो एक विशाल रूप धारण कर लेगी, कि हिंसक रूप धारण कर लेगी। हमें उसे बातचीत करके, समझौता करके सुलझा लेना चाहिए, ताकि वो बाद में एक बड़ा रूप धारण न कर ले और धीरे धीरे वो खत्म हो जाए। और तीसरा सबक हमें ये सीखने को मिलता है कि जो सत्ता की साझेदारी में के महत्व को हमें समझना चाहिए। कोई राष्ट्र है, वो राष्ट्र कहाँ से बनता है? वहाँ पे रहने वाले लोगों से बनता है। अब लोग भी कहाँ रहेंगे? छोटे छोटे क्षेत्रों में रहेंगे। मतलब एक राष्ट्र है वो छोटे छोटे क्षेत्रों से मिलकर बनेगा। ये जो क्षेत्र हैं इनकी अलग अलग मांगें उठती रहती है और इन मांगों को हमें हमेशा शांत करना चाहिए, क्योंकि एक क्षेत्र भी अलग हो जाएगा तो राष्ट्र का आकार छोटा हो जाएगा। अब जैसे ये वाला क्षेत्र अगर अलग हो गया, ये वाला क्षेत्र अलग हो गया, तो राष्ट्र का आकार इतना हो जाएगा। इस कारण से हमें ये सभी चीज़ें भी ध्यान में रखनी चाहिए और जो इस स्वायत्तता की मांग है उसे गंभीरता से लेना चाहिए और इसे बातचीत करके सुलझाना चाहिए। चौथी बात हमें सीखने को ये मिलती है कि आर्थिक विकास हर एक इलाके में एक समान होना चाहिए। कहने का ये अर्थ है, कोई क्षेत्र है उसमें आर्थिक विकास तो हो रहा है बहुत ज़्यादा, और कोई दूसरा क्षेत्र है उसमें आर्थिक विकास हो रहा है बहुत कम। तो जो दूसरा क्षेत्र है जहाँ पे आर्थिक विकास बहुत कम हो रहा है,
उन यानी इस वाले क्षेत्र में तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, इस वाले क्षेत्र में आर्थिक विकास कम हुआ है। जिस क्षेत्र में आर्थिक विकास कम हुआ है वहाँ के लोगों में भेदभाव की स्थिति पनपेगी। भेदभाव की स्थिति पनपेगी कि मतलब उनका आर्थिक विकास कम हो रहा है, वो सोचेंगे सरकार हमारे ऊपर कम ध्यान दे रही है, इस कारण से वो एक स्वायत्ता की मांग करेंगे या फिर अलग राष्ट्र की मांग करेंगे। इस कारण से ऐसा नहीं होना चाहिए। जिसका आर्थिक विकास कम हो रहा है उसका भी आर्थिक विकास ज़्यादा करने का प्रयास करना चाहिए सरकार को। तो ये भी चीज़ हमें देखने को मिलेगी। और पांचवी बात और आखिरी सबक हमें ये सीखने को मिलता है कि जो भारत के संविधान निर्माता थे उनकी दूरदृष्टि कितनी अच्छी थी। दूरदृष्टि मतलब उन्होंने पहले ही सोच लिया कि अगर ये मुसीबत आएगी तो इसका समाधान इस तरह से किया जाएगा। जैसे कि भारत के संविधान में बहुत सारे विशेष प्रावधान दिए हुए हैं, तो इसी से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। मतलब बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं, मतलब भारत के संविधान में हर किसी क्षेत्र को समाहार करने की क्षमता है, हर किसी क्षेत्र को अपने साथ बनाए रखने की क्षमता है, जिस कारण से वो आज तक मतलब एक साथ बंधा हुआ है। तो ये इस चैप्टर में हमें ये सारे सबक सीखने को मिले इससे, और हमने कुछ पढ़ा भी। और इससे आगे 2 पॉइंट्स और रहते हैं। पहला है गोवा की मुक्ति और दूसरा है सिक्किम का विलय। ये भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। आज के टाइम में गोवा एक राज्य और दमन और द्वीप एक केंद्र शासित प्रदेश है। लेकिन उस टाइम में क्या था कि गोवा एक राज्य नहीं था और दमन और द्वीप भी केंद्र शासित प्रदेश नहीं था। जो भारत था वो तो 1947 में आज़ाद हो गया था, लेकिन गोवा और दमन द्वीप उस टाइम में आज़ाद नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि पुर्तगालियों के कब्जे में था। जो पुर्तगाली थे वो इसे आज़ाद नहीं करना चाहते थे, उसे मतलब भारत में विलय नहीं करना चाहते थे। लेकिन जो गोवा की जनता थी, पुर्तगालियों ने उन पर बहुत ज़्यादा दमन किया था और साथ ही साथ में उनको नागरिक अधिकार है उनसे भी वंचित रखा और उनका धर्म परिवर्तन भी करवाया। इस कारण से गोवा की जनता उससे बहुत ज़्यादा परेशान थी और इसलिए उन्होंने आंदोलन छेड़ दिया। आंदोलन को समर्थन किसने दिया, यानी बल किसने दिया? महाराष्ट्र के समाजवादी सत्याग्रहियों ने इसे बल दिया। और उसके बाद में भारत की सेना वहाँ पे उन लोगों की हेल्प के लिए गई, उन्होंने उनकी हेल्प की। फिर पुर्तगालियों को ये देश छोड़कर जाना पड़ा और फिर जो गोवा है और जो दमन और द्वीप है वो भारत में मिल गए। उस टाइम में गोवा और दमन और द्वीप को क्या बनाया गया? संघ शासित प्रदेश बनाया गया, राज्य नहीं बनाया गया गोवा को। और ये समस्या का निपटारा तो हुआ ही था। एक और समस्या यहाँ पे देखने को मिली। जो महाराष्ट्र के लोग हैं वो ये कहने लगे कि गोवा में अधिकतर मराठी लोग रहते हैं। मराठी मतलब महाराष्ट्र वाली साइड के लोग, तो इस कारण से गोवा को भी महाराष्ट्र के अंदर मिला देना चाहिए। लेकिन जो गोवा के लोग थे वो गोवानी जो संस्कृति है, गोवानी परंपरा है, गोवानी पहचान है, उसे कायम रखना चाहते थे, उसे बनाए रखना चाहते थे। इस कारण से क्या किया उन्होंने? एक आंदोलन चलाया यूनाइटेड गोवन पार्टी का। और बाद में क्या हुआ? 1967 के अंदर भारत की सरकार ने एक जनमत सर्वेक्षण करवाया। अभी जनमत सर्वेक्षण क्या चीज़ है? जनमत सर्वेक्षण ये है कि गोवा के लोगों से पूछा गया, उनकी सहमति ली गई कि आप किस में मिलना चाहेंगे। आप महाराष्ट्र के अंदर मिलना चाहेंगे या फिर आप गोवा में ही बने रहना चाहेंगे, यानी एक राज्य या फिर एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बने रहना चाहेंगे। तो अधिकतर लोगों ने ये कहा कि वो गोवा में ही बने रहना चाहेंगे, महाराष्ट्र में नहीं मिलना चाहेंगे। इस कारण से उसे महाराष्ट्र में नहीं मिलाया गया और बाद में 1987 में उसे राज्य का दर्जा दे दिया गया। अब ये गोवा की कहानी तो कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद में हम चलते हैं सिक्किम की कहानी पर। सिक्किम था वो एक शरणागत था भारत का। अभी भारत की शरणागति प्राप्त थी। अब ये क्या चीज़ है? भारत की शरणागति का मतलब है सिक्किम भारत का एक अंग नहीं था, भारत का एक पार्ट नहीं था। तो आप सोचेंगे कि सिक्किम एक अलग देश होगा, नहीं, ऐसा भी नहीं था। सिक्किम एक अलग देश भी नहीं था, सिक्किम भारत का पार्ट भी नहीं था। तो ये क्या चीज़? अब हम देखेंगे। जो भारत सरकार है उसके पास सिक्किम का एक जिम्मा था, यानी सिक्किम की सुरक्षा और उसकी विदेश मामले में जिम्मा भारत सरकार था। और वहाँ का एक राजा था चोग्याल राजा था वहाँ का। और जो सिक्किम के लोग थे उनकी आकांक्षाएं थी, उनकी जो लोकतांत्रिक इच्छाएं थी, उनको चोग्याल संभाल नहीं पाया था। इस कारण से सिक्किम की जनता चोग्याल के खिलाफ हो गई, चोग्याल के ऊपर भड़क गई। और उन्होंने जो सिक्किम के लोग थे, दूसरे समुदाय के लोग थे जो भारत में मिलना चाहते थे, उन्होंने भारत सरकार से मदद मांगी और भारत सरकार ने उन्हें समर्थन भी दे दिया।
इससे क्या हुआ, सिक्किम में विधानसभा के पहले लोकतांत्रिक चुनाव हुए 1974 में। 1974 में पहले वहाँ के लोकतांत्रिक चुनाव हुए और उसमें जो सिक्किम की जो कांग्रेस है वो वहाँ पे जीत गई। अब सिक्किम की कांग्रेस क्या चाहती थी कि सिक्किम भारत के अंदर मिल जाए, भारत भी चाहता था कि सिक्किम भारत के अंदर मिल जाए। और क्या हुआ कि जो ये तो वहाँ पे प्रस्ताव रख दिया गया, यानी भारत के अंदर मिलने का सिक्किम की विधानसभा में प्रस्ताव रख दिया गया और पारित भी कर दिया गया। और साथ ही साथ जनमत संग्रह भी करवाया गया। जनमत संग्रह मैंने आपको गोवा वाले में भी बताया कि भारत की जनता से पूछा गया कि आप सिक्किम में ही रहना चाहेंगे या फिर भारत के अंदर मिलना चाहेंगे, मतलब एक अलग राष्ट्र बनाना चाहेंगे या भारत में मिलना चाहेंगे। तो बहुत सारे लोगों ने कहा, यानी अधिकतर लोगों ने कहा कि वो भारत के अंदर मिलना चाहेंगे। इस कारण से उसे सिक्किम में भारत में मिला दिया गया। इस तरह से 22वां राज्य भारत का सिक्किम बना। और जो चौग्याल है और उसके समर्थक है, यानी चौग्याल के समर्थक, वो सभी इसके खिलाफ हुए, यानी उन्होंने ये बातें नहीं मानी, उन्होंने आरोप लगाया भारत की सरकार पर। लेकिन जो सिक्किम की जनता थी वो भारत के साथ थी, वो भारत में मिलना चाहती थी। जनता ही एक राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति होती है। जनता ने सिक्किम को भारत में मिलाया। इस तरह से जो चौग्याल के समर्थक थे और चौग्याल थे वो कुछ नहीं कर पाए और सिक्किम भारत में विलय हो गया। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिली। जो हमारा 8th चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। बने रहिए हमारे साथ, देखने के लिए धन्यवाद। इसे लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें और इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू।